हम लोग बात कर रहे थे आपका सेक्शन 341 तक, यहां तक बात हो गई थी। अब बात सेक्शन 342 पे होनी है बीएनएसएस के हिसाब से, और सीआरपीसी के हिसाब से देखेंगे तो सेक्शन 305 इस पर बात होनी है। कहता है प्रक्रिया, जब निगम या रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी अभियुक्त है तो सवाल यह है कि निगम या रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी अभियुक्त तो हो सकता है। सबसे पहला सवाल तो यही खड़ा हो जाता है, और अगर नहीं हो सकता तो प्रक्रिया यह दी क्यों, और अभियुक्त हो सकता है या नहीं हो सकता, यह प्रश्न जब हम उठाएंगे तो इसका समाधान हमें उस विधि के मुताबिक करना पड़ेगा जिस विधि के अंतर्गत अपराध का गठन होगा, क्योंकि सीआरपीसी में अपराध का गठन नहीं हो रहा। अपराध का गठन करने वाली विधि वो विधि है जो अपराधों को परिभाषित करती है और उन्हें दंडनीय बनाती है। तो मुख्यतः यद्यपि जब हम सेक्शन 4 सीआरपीसी की व्यवस्था को देखते हैं, और शायद बीएनएसएस में भी सेक्शन 4 ही है, तो सीआरपीसी या बीएनएसएस ऐसी विधियों को भी लागू होता है जो भारतीय दंड संहिता या बीएनएस भारतीय न्याय संहिता इससे पृथक है। लेकिन मुख्यतः जो सीआरपीसी या बीएनएसएस की प्रक्रिया है वो भारतीय दंड संहिता या भारतीय न्याय संहिता इसे ध्यान में रखकर बनाई गई है। तो हमें देखना पड़ेगा कि भारतीय दंड संहिता या बीएनएस, क्या इसमें रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी, ठीक है, या निगम ये अभियुक्त हो भी सकता है या नहीं, क्योंकि उसका निर्धारण वही होना है। तो सबसे पहले हमें अपराध की डेफिनेशन ये देखनी पड़ेगी, क्योंकि अपराध को डिफाइन कैसे किया, कृत्य या लोभ जो न सिर्फ विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है बल्कि विधि द्वारा दंडनीय भी है। आपसे कहा था कि अपराध और अकृत्य इसके बीच मुख्य विभाजन इसी तरह करते हैं कि अकृत्य वो है जो सिर्फ विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है, यानी इलीगल है, पनिशेबल नहीं। ये अपराधों की, ठीक है, एक विशेष कोटि है। अपराधों की कहें या सही शब्द तो यह है कि कृत्यों की विशेष कोटि है जिसे अपराध कहा गया है। और वो कृत्य कैसे न सिर्फ विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हैं बल्कि विधि द्वारा पनिशेबल भी है, दंडनीय भी है। और हमने आपको घरेलू उदाहरण देकर कई बार बताया कि घर में भी जब आप कोई गलत काम कर देते हो तो हर बार पनिश होते हो ऐसा जरूरी नहीं है। आपके गलत काम के प्रति घर वालों के द्वारा अनेक प्रकार के दृष्टिकोण ये अपनाए जाते हैं, और कभी आपको डांट कर, कभी सिर्फ आपकी निंदा करके, और कभी पीट कर भी आपको उस कृत्य से दूर रहने का, ठीक है, जो लेसन है, जो पाठ है, ये पढ़ाया जाता है। यही स्थिति कानून में, क्योंकि हमने कई बार कहा जो तत्व में है वही ब्रह्मांड में है, ठीक है, तत्व और ब्रह्मांड अलग अलग नहीं है। जो कुछ तत्व में है वही ब्रह्मांड में है। ये यूं कहें तत्व का विस्तारी ब्रह्मांड है। अगर एक चीज को आप समझ लेंगे तो सारे ब्रह्मांड को समझ लेंगे। आप एक भी चीज को ठीक से समझ नहीं सकते, क्योंकि किसी भी चीज को आप ठीक से समझने का प्रयास करेंगे तो अनेकों प्रश्न पैदा होते चले जाते हैं। उन प्रश्नों का जवाब दे पाना आसान नहीं है। आप एक घास के तिनके को भी उठाएंगे
तो घास का तिनका कहां से पैदा हो गया? आप कहेंगे घास से पैदा हो गया, तो फिर वो जिससे पैदा हुआ था वो कहां से पैदा हो गया? ठीक है, अंततः होते होते बात बहुत लंबे पहुंच जाएगी। और फिर घास का तिनका जैसा है वैसा ही क्यों है? ठीक है, अन्य तरीके का क्यों नहीं है? तो चीजें इतने विस्तार में पहुंचती जाएंगी कि अगर एक घास के तिनके के विषय में भी ठीक प्रकार से आप जान लेंगे तो संपूर्ण ब्रह्मांड के संबंध में आप ठीक प्रकार से जान लेंगे, ये तय है। ठीक है, आप घास के तिनके के बारे में भी ठीक प्रकार से नहीं जान सकते। तो इसलिए जो तत्व में है वही ब्रह्मांड में है। जैसे आप ब्रह्मांड आपके लिए अगम है, अगम में है, उसको पूरा आप नहीं जान सकते, तो आप घास के तिनके को भी पूरा नहीं जान सकते। प्रिंसिपल वही है। ठीक है, जो तत्व में है वही ब्रह्मांड में है। इसको ऐसे भी एप्लीकेबल कर सकते हैं कि घास का तिनका जिन चीजों से मिलकर बना उन्हीं चीजों से मिलकर ब्रह्मांड बना, ऐसे भी आ सकते हैं। लेकिन प्रिंसिपल फिर भी नहीं बदलेगा। जो तत्व में है वही ब्रह्मांड में है, सिद्धांत फिर भी वही रहेगा। ठीक है, आपकी समझ का विस्तार कितना है, सारी चीजें इस पर निर्भर है। तो कुल मिलाकर आप देखें, जो घरेलू व्यवस्था में नियंत्रक सिद्धांत हैं वे ही राष्ट्र जीवन और समाज जीवन में नियंत्रक सिद्धांत हैं। दिक्कत यह है कि आपने घरेलू जीवन के नियंत्रक सिद्धांतों को भी ठीक से कभी नहीं देखा। जिस दिन आप ठीक से घरेलू जीवन के नियंत्रक सिद्धांतों को भी देख लेंगे उस दिन राष्ट्र जीवन के, समाज जीवन के नियंत्रक सिद्धांत वो भी आपको दिखाई देने लगेंगे। जो कुछ आपको नहीं दिखता वो ऐसा नहीं कि नहीं है, वो है, वो आपको नहीं दिख रहा क्योंकि आपकी आंख की जो क्षमता है वो उसको देखने में समर्थ नहीं है। ठीक है, इसका अनुभव आज ही हमने किया। ठीक है, वाकई हमें इससे पहले पेड़ कभी इतने सुंदर नहीं दिखाई दिए जितने आप दिखाई दिए। ठीक है, वाकई बड़े अच्छे लग रहे थे। ठीक है, वाकई हमें लगा, इससे पहले हम लोगों को पूछते थे फागुन में ऐसा क्या है जो मार्क लेखक लिखते हैं कि फागुनी बयार बह रही है, फागुन का मौसम आ गया है, ऐसा क्या है फागुन? हमें तो कुछ नहीं दिखता। तो हमें कुछ नहीं दिखता इसका मतलब फागुन में कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। जिनको दिखता है उनके जैसी आंख आपको जिस दिन मिल जाएगी उस दिन आपको भी दिखेगा। ठीक है क्या कि आपकी आंख की क्षमता उपयोगी नहीं हो रही, आप सिर्फ स्थूल देखते हो। ठीक है, आप सूक्ष्म देख ही नहीं पाते। ठीक है, क्योंकि सूक्ष्म देखने के लिए आंख की जरूरत है, स्थूल देखने के लिए आंख की भी जरूरत नहीं है। दीवार देखने के लिए आंख की जरूरत नहीं है, वो तो टकराकर भी दीवार से जाना जा सकता है कि आंख दीवार है। अंधा भी दीवार का अनुभव कर लेगा, उसके लिए आंख की जरूरत नहीं है। ठीक है, आंख की जरूरत सूक्ष्म को देखने के लिए, और वो जिस दिन दिखता है उस दिन आप आंख वाले हो जाते हैं। ठीक है, वाकई पेड़ बहुत सुंदर लगते हैं, आप देखेंगे तो वो बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन ठीक है आप देखेंगे तब अच्छे लगेंगे, उससे पहले नहीं लगेंगे। तो घर जिस ढंग से नियंत्रित हो रहा है, अगर उस पर थोड़ा ध्यान दें आप, बस केवल ध्यान दें, तो आपको सारी बात समझ में आती है कि बिल्कुल राष्ट्र जीवन और समाज जीवन भी ऐसे नियंत्रित हो रहा है। आप राष्ट्र जीवन समाज जीवन में भी देखते हैं कि 3 प्रकार के कृत्य हैं। एक बेहद खतरनाक, जो समाज जीवन के अस्तित्व के लिए संकट है, उन्हें अपराध कहा, और विधि ने उन्हें क्या कहा? प्रतिषिद्ध और दंडनीय। दूसरे प्रकार के कार्य हैं जो सिर्फ प्रतिषिद्ध हैं, इलीगल हैं, अवैधानिक। ठीक है, एक कैटेगराइजेशन ये है, हालांकि ये भी कैसा प्राचीन कैटेगराइजेशन है। मॉडर्न कैटेगराइजेशन में जब तक सोशलॉजिकल स्कूल के लोग आए, डीन रास्कोपाउंड वगैरह आए, तो उन्होंने विधि को क्या सामाजिक परिवर्तन का उपकरण बनाया है। और जो विधि को सामाजिक परिवर्तन का उपकरण बनाया तो उन्होंने कहा कि विधि के माध्यम से कर्तव्य करने का जो कर्तव्य है यह भी व्यक्तियों पर अधिरोपित किया जा सकता है, और उसमें न कुछ प्रतिषिद्ध है न कुछ दंडनीय है, बस सिर्फ आपसे कुछ करने की अपेक्षा की गई। जैसे आप वोट डालेंगे, है ना, तो ये
अलग प्रकार के कानून हैं जो नवीन युग की उत्पत्ति है। लेकिन परंपरागत तौर पे जो कानून समझा गया वो प्रतिषिद्ध विधि द्वारा और दूसरा प्रतिषिद्ध और दंडनीय, दो प्रकार का। जो बहुत खतरनाक काम है तो प्रतिषिद्ध होने के साथ दंडनीय, जो उससे कम खतरनाक है केवल प्रतिषिद्ध। और जो केवल प्रतिषिद्ध है फिर उनमें भी दो कैटेगरीज आ गए। एक कानून में आपने स्वयं कुछ किया, फिर आपको जो कुछ आपने स्वयं किया था उसके विपरीत करने से रोका जाएगा, जैसे संविदा विधि। आपने की थी ना संविदा, तो संविदा भंग आपको क्यों करने दें? और अगर आप कर रहे हो दूसरे को नुकसान हो रहा तो आप प्रतिपूर्ति क्यों नहीं करोगे? आपको करनी होगी। और दूसरी ओर कानून ने स्वयं आप पर कोई कर्तव्य रखा, आप दूसरे के प्रति सतर्कता का व्यवहार करोगे, इतनी जितनी एक युक्ति संगत मनुष्य से अपेक्षित है, एक एक्स्ट्रा कुशल आदमी से नहीं, एक जीनियस आदमी से नहीं। ठीक है, एक जीनियस आदमी जितनी सुरक्षा और सतर्कता का व्यवहार करेगा किसी काम को करते समय, उतनी नहीं, उतनी अपेक्षित नहीं है। क्योंकि एक आम व्यक्ति जीनियस होगा ही जरूरी नहीं है। और वैसे हम इस सेंटेंस से सहमत नहीं है। हमारा कहना कि प्रत्येक व्यक्ति जीनियस होगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को अंततः ईश्वर ने बनाया है। इससे प्रत्येक जीनियस होगा। वो जिस फील्ड में जीनियस होगा वो फील्ड अलग हो सकती है, ठीक है ना। वो एक फील्ड में जीनियस होगा, ये ठीक है, जरूरी नहीं है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति जीनियस होगा ये तय है, ठीक है। लेकिन फिर भी माना यही जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति जीनियस नहीं होगा, इसलिए कानून यह अपेक्षा करता है कि जीनियस की तरह नहीं, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति की तरह तो व्यवहार करिए। आप उपेक्षा और उतावलेपन से किसी को नुकसान ये तो ना पहुंचाएं, और अगर पहुंचाएंगे तो कानून स्वयं आपके ऊपर छत व्यक्ति या उपहत व्यक्ति को क्षतिपूर्ति देने का दायित्व रखता है, और उसे हम प्रतिविधि कहते हैं, ठीक है ना। उसे हम लॉ ऑफ टॉर्ट्स कहते हैं। तो अलग अलग प्रकार के कृत्य हैं, कुछ सिर्फ अवैध होकर रुक गए और कुछ अवैध और दंडनीय भी बने। तो हमारा इस समय जो विचार का बिंदु है वो क्या है? ऐसे कृत्य हैं जो न सिर्फ विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हैं बल्कि दंडनीय भी है, और उनकी चर्चा भारतीय दंड संहिता में पहले और अब भारतीय न्याय संहिता में हुई। तो भारतीय न्याय संहिता अपराधों को परिभाषित करती है, मीनिंग देयर बाय उन कृत्यों और लोपों को परिभाषित करती है। क्योंकि आप जो कुछ करोगे वो दो प्रकार से करोगे, उसे करने के दो ढंग होंगे। एक कुछ करके कुछ करोगे और एक कुछ न करके कुछ करोगे। तो जब आप कुछ न करके कुछ करते हो तब लोप आप करते हो, यह कहा जाता है। और जब आप कुछ करके कुछ करते हो तब कृत्य आपने किया है यह कहा जाता है, एक्ट आपने किया है यह कहा जाता है। अब सवाल यह कि जब कानून स्वयं आपसे कहता है कि आप अमुक काम करोगे और आप वो नहीं करते, तो आपने क्या किया? विधि द्वारा आरोपित कर्तव्य को, ठीक है, करने से इनकार किया है। बस यही दशा अपराध कहलाएगी या अवैध कहलाएगी, ठीक है, अपनी परिस्थिति के मुताबिक। अगर कानून ने नहीं कहा, सामाजिक नैतिकता इस बात को कहती है कि आप अमुक काम करोगे और आप वो नहीं करते तो मॉरल रॉन्ग ये किया है आपने, लीगल रॉन्ग नहीं किया। और मॉरल रॉन्ग के लिए कानून की व्यवस्था नहीं बनी है, ये लीगल रॉन्ग के लिए बनी है, ठीक है ना। क्योंकि लीगल रॉन्ग उसी को कहा जाता है
जिसे करने पर समाज का अस्तित्व संकट में पड़ेगा। मॉरल रॉन्ग में समाज का अस्तित्व संकट में नहीं पड़ेगा, स्वयं तुम्हारी ख्याति है और तुम्हारी एक सामाजिक हैसियत वो संकट में पड़ेगी, क्योंकि लोग तुमसे बात करना पसंद नहीं करेंगे, ठीक है ना। लेकिन जब लीगल रॉन्ग आप करोगे तो समाज का अस्तित्व संकट में पड़ेगा। इसलिए लीगल रॉन्ग के प्रति स्वयं कानून एक अनुतोष उपलब्ध कराता है। तो लीगल रॉन्ग अगर आपने किया, यानी उस कर्तव्य को करने से इनकार किया जिस कर्तव्य को आपको करना चाहिए, तो आपने लोभ के माध्यम से लीगल रॉन्ग किया है और आपने वो किया जिसे कानून मना करता है, तो आपने कृत्य के माध्यम से लीगल रॉन्ग किया है। और यही दो तरीके हैं ऐसा करने के जिसे अपराध या अकृत्य कहा जाएगा। अब आपने अपराध कर दिया, तो आपने कर दिया, यू आर ए नेचुरल पर्सन, ठीक है। क्या निगम या रजिस्टर्ड सोसाइटीज इन जैसे आर्टिफिशियल नेचुरल पर्सन जो नहीं है वो भी ऐसे कृत्य और लोप कर सकते हैं क्या? एक प्रश्न पैदा होता है। तो कर तो सकते हैं भाई, क्योंकि निगम ऐसे बहुत सारे काम करता है, ठीक है। वो ड्राइविंग नहीं करता निगम, मान लिया, लेकिन निगम लोगों के साथ व्यापार तो करता है और व्यापार के संचालन में वो किसी के प्रति डिफेमेटरी स्टेटमेंट ये तो दे सकता है, ठीक है। निगम के मुखपत्र में, जैसे LIC में हम लोगों ने पढ़ा था, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का केस, अब जब आएगा फंडामेंटल राइट में हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। योगक्षेम पत्रिका उनकी निकलती है, ठीक है ना, उसमें वो कोई डिफेमेटरी स्टेटमेंट प्रकाशित कर सकते हैं और वो डिफेमेटरी स्टेटमेंट निगम के द्वारा प्रकाशित माना जाएगा। जिसने लिखा वो भी दोषी और निगम भी दोषी, ठीक है ना। दोषी तो दोनों हैं, ठीक। और इसी स्थिति को ध्यान में रखकर जो पुरानी IPC हमें याद है, BNS के सेक्शन अभी हमें याद नहीं हुए, यद्यपि सेक्शन बदलकर वो सारी स्थितियां BNS में भी हैं। तो जो हम लोग धारा 10 IPC पढ़ते हैं, व्यक्ति की परिभाषा, पर्सन कौन है, तो वहां व्यक्ति की डेफिनेशन आती है और व्यक्ति को डिफाइन करते हुए कहता है व्यक्ति शब्द के अंतर्गत व्यक्ति निकाय, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी आता है, ठीक है ना। जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन है वो भी आता, मीनिंग देयर बाय निगम और रजिस्टर्ड सोसाइटी भी व्यक्ति की परिभाषा में आ गई। और जब व्यक्ति की परिभाषा में आ गई, इसका मतलब दे में आल्सो बी अक्यूज्ड, ठीक है। वे भी उन कृत्यों को कर सकती हैं या उन कृत्यों को करने का आरोप निगम और रजिस्टर्ड सोसाइटी पर भी हो सकता है जो कृत्य अपराध समझे गए। और अगर ऐसा हुआ तो उनके अभियोजन की व्यवस्था यह भी देनी पड़ेगी। अब जब अभियोजन की व्यवस्था देंगे तो फिर दो बातों का हमें ख्याल रखना पड़ेगा। एक, व्यवस्था मूर्खतापूर्ण ढंग से नहीं बनाई जा सकती और सिर्फ वही हो सकता है, यह सिर्फ वही किया जा सकता है जो हो सकता है। जो हो ही नहीं सकता उसे किया नहीं जा सकता, ठीक है ना। जो हो सकता है सिर्फ वही किया जा सकता है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं। तो निगम को कारावास तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। निगम को कारावास संभव नहीं है, किसे बंद करोगे? निगम तो अमूर्त चीज है, ठीक है ना। निगम जैसे क्या है कि संसार ये पत्नी में थोड़ी है, संसार बच्चों में थोड़ी है, संसार, ठीक है, आपके मकान में थोड़ी है। संसार का कोई संबंध स्थान से है ही नहीं। संसार का संबंध आपके मनोदशा से है। संसार का संबंध आपकी इस अवधारणा से है कि आपको कुछ मिलेगा
जो आपको सुखी और प्रसन्न कर देगा। इस अवधारणा से है संसार का संबंध। अच्छे दिन आने वाले हैं, इससे है संसार का संबंध। ठीक है, आप प्रतीक्षा में हैं कि कुछ बाहर से आएगा जो आपको सुख और संतोष देगा, जबकि कभी नहीं आएगा। आप सोचते हो कि आज पैसे नहीं हैं, कल होंगे तब सुख और संतोष मिलेगा। कल जब पैसे आएंगे, जितने आज सोचे थे उतने ही आएंगे, तो आप पाओगे कि अब आप ये अनुभव करते हो कि जितने आए उसमें नहीं मिला, अभी और आगे आएंगे उससे मिलेगा। ठीक है, 1 लाख में आपको लगता था कि सुख और संतोष मिलेगा, जब 1 लाख मिलेंगे तब आपको पता लगेगा कि नहीं, 10 लाख मिलते तो सुख और संतोष मिलता। ठीक है ना। तो आपकी ये जो कामना है कि धन से संतोष मिलेगा, इसमें है संसार। संसार स्थूल नहीं है। आप पत्नी और बच्चे को छोड़कर चल दो तो चल दो, क्या फर्क पड़ता है। बहुत लोग चल दिए, ठीक है, तो क्या संसार छूट गया। तो पत्नी और बच्चे को छोड़कर, ठीक है, फिल्मी हीरो बनने चले गए, तो क्या संसार छूट गया। नहीं। ठीक है, और संसार क्यों, संसार स्थूल नहीं है। संसार उनका कोई संबंध स्थान से है ही नहीं। इसलिए इसी संसार में रहते हुए लोगों का स्वभाव फकीरी का हो सकता है। ठीक है, फकीरी मीनिंग देयर बाई क्या, फकीरी का अर्थ होता है कि कामना नहीं है, इच्छा नहीं है, उसके पास कुछ है नहीं, ये नहीं है। उसके पास बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन कुछ पाने की कामना नहीं है। बस इतनी सी बात है। राम राजा होते हुए फकीर हैं, कृष्ण राजा होते हुए फकीर हैं, क्योंकि उनके स्वभाव में फकीरी है। मीनिंग देयर बाय जो कुछ है वो न भी हो तो भी उतने ही खुश होंगे, और है तो भी उतने ही अलिप्त हैं, उतने ही खुश हैं। आपके पास जितना होगा वो आपको कम लगेगा। ठीक है, और उनके पास जितना होगा उसे, ठीक है, वो अपनी खुशी के लिए आवश्यक नहीं मानेंगे। उनकी खुशी उनके अंदर है। ठीक है, उनकी खुशी बाहर नहीं। जिसकी खुशी बाहर है वो कामना करता है खुशी की। ठीक है, खुशी के विभिन्न साधन ढूंढता है, और इस संसार का कोई, ठीक है, कोई कामना, आपकी कोई कामना पूरी हो जाए, आप सुख हासिल नहीं कर सकते। ठीक है, आपको लगता है अमुक स्त्री से विवाह हो जाए तो सुख मिलेगा, उससे हो जाता तो झगड़ा शुरू। फिर आपको लगता है कि इससे नहीं, इससे होता तो ज्यादा ठीक था। ठीक है, तो उससे भी हो जाए तो भी स्थिति वही रहेगी। ठीक है, तो सुख कामना में नहीं है। ठीक है, ये अनुभव कर लेना, संसार को छोड़ देना है। और सुख कामना में है, ये सोचना आपको संसार में रखता है। आप घर छोड़कर चले जाएंगे, आश्रम बना देंगे, तो अभी तक घर को अपना बताते थे, अब आश्रम को अपना बताओगे। अभी तक घर के लिए झगड़ते थे, अब आश्रम के लिए झगड़ोगे। ठीक है, कुल मिलाकर जो स्थिति है, कामना में संसार है, तो चीजें बड़ी सूक्ष्म हैं, उनको सूक्ष्म ढंग से देखना है। ठीक है ना। और ये आंख आपको वो दिखाए, इसके लिए जरूरी है आप में अनुभव की क्षमता का विकास होना चाहिए, आप में बोध की क्षमता का विकास होना चाहिए। आप इस आंख से जो देखते हो वो तो अंधे भी देखते हैं। ठीक है, वो तो टकरा के कोई भी देख लेता है। इसलिए आप में और अंधे में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, अपनी आंख, आपकी आंख जगे, इसका प्रयास लगातार होना चाहिए। और वो जब जगती है तो आपको दिखाई देता है कि चीजें स्थूल में नहीं है, वो सूक्ष्म में है। ठीक है, वो सूक्ष्म है बड़ी, और उसी ओर आपकी दृष्टि जानी शुरू हो जाती। तो निगम कहां है? निगम, निगम क्या बिल्डिंग है? निगम क्या निगम का ऑफिस है? निगम क्या निगम की कुर्सी है? निगम क्या निगम का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है? क्या है निगम?
ठीक है, तो निगम एक एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त चीज है जिसे हमने सिर्फ अस्तित्व में मान लिया है और उसे एक व्यक्तित्व ये दे दिया है। आप जो कुछ दिखाई देते हो, ठीक है ना, ये आपका व्यक्तित्व है, आप नहीं हो। हमने आपसे पहले भी चर्चा की थी, यदि जो कुछ आप दिखते हो ये आप हो, तो आप ये क्यों कहते हो कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है? इसका मतलब यह है कि आप ये जानते हो, ठीक है, सिर हमसे अलग है, ठीक है ना। तो सवाल यह है कि निगम ये तो एक अमूर्त चीज है, अगर इसे आप अभियुक्त बनाओगे तो इसे कारावास तो आप नहीं दे पाओगे। किसे दोगे कारावास? दीवारों को दोगे, बिल्डिंग को दोगे, फर्नीचर को दोगे, किसे दोगे? किसी को देना संभव नहीं है। तो क्या जो दंड हम निगम पर लगा सकते हैं वो भी सिर्फ इसलिए ना लगाए हैं कि दंड व्यवस्था में उपलब्ध सभी दंड हम निगम के ऊपर नहीं लगा सकते? भाई ये भी बात अपने बेवकूफी की हो गई। ठीक है, जैसे लोग कहते हैं ना, जब हम पढ़ाते थे तब भी लोग कहते थे वो नकल कर रहे हैं, उन्हें नहीं रोक पाते हो, हमारे पास चले आते हो। अब वो जो नकल कर रहे हैं उन्हें कॉलेज प्रशासन ने अलाउड किया और वो इस शहर के रजिस्टर्ड हिस्ट्री शीटर हैं और हम सिर्फ टीचर हैं। तो हिस्ट्री शीटर से निपटने के लिए पुलिस है, टीचर नहीं है, ठीक है ना। हम उनसे नहीं निपट सकते, ये तय है, ठीक है। और उन्हें कॉलेज प्रशासन ने अपने निहित स्वार्थों के लिए एडमिट किया है और वो नकल कर रहे हैं, उन्हें हम नहीं रोक पाएंगे, ये सही है। लेकिन तुम एक सामान्य स्टूडेंट हो और तुम्हें हम रोक भी सकते हैं, तो क्या हम तुम्हें सिर्फ नकल से इसलिए ना रोकें क्योंकि हम उन्हें नहीं रोक पा रहे? ये तो कोई बात ही नहीं हुई। बोले चूंकि संपूर्ण गलत हम नहीं रोक सकते, इसलिए जितना रोक सकते हैं उतना भी नहीं रोकेंगे। तो भाई ये तो बुद्धिमत्ता के सामान्य नियम के खिलाफ बात हुई। ये तो बुद्धिमत्ता का सामान्य नियम भी नहीं है। बुद्धिमत्ता का सामान्य नियम है, ठीक है, कि जितनी बचे उतनी तो बचा लो, जितनी नहीं बच सकती नहीं बच सकती। तो ठीक है, निगम और रजिस्टर्ड सोसाइटी, इसे हम कारावास का दंड नहीं दे सकते, लेकिन संपत्ति का समर्पण इसका तो दे सकते हैं, जुर्माना ये तो लगा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे अपराध जो कि निगम कर भी सकता है, रजिस्टर्ड सोसाइटी कर भी सकती है, और उनमें सिर्फ जुर्माना प्रोवाइड है या ऐसे दंड प्रोवाइड है जो निगम पर अधिरोपित किए जा सकते हैं, उनके लिए निगम का प्रोसिक्यूशन क्यों न हो? क्या हम निगम का प्रोसिक्यूशन उन अपराधों के लिए भी सिर्फ इसलिए न करें क्योंकि हम उस पर कारावास का दंड अधिरोपित नहीं कर सकते? ये कहां तक ठीक होगा? ये तो ठीक ही नहीं हो सकता, ठीक है। ये बुद्धिमत्ता के सामान्य नियम के विपरीत है। इसलिए यह व्यवस्था रखी गई कि जो निगम, रजिस्टर्ड सोसाइटी आदि आर्टिफिशियल पर्सन्स हैं, जिन्हें पर्सन की डेफिनेशन में आईपीसी में सेक्शन 10 में शामिल किया, उन्हें भी अभियुक्त माना जाए कतिपय अपराधों का। अब जब आपने अभियुक्त मान लिया तो ट्रायल प्रोसीजर, भाई किसी को भी ऐसे तो दंडित नहीं कर देंगे आप, ठीक है। यू मस्ट होल्ड ए ट्रायल। अब ट्रायल में हमने देखा था कोई निगम का ट्रायल नाम से कोई अलग से विचारण की प्रक्रिया ये तो दी नहीं थी। विचारण की सामान्य प्रक्रियाएं थी। उन विचारण की सामान्य प्रक्रियाओं में अभियुक्त की उपस्थिति में ही साक्ष्य रिकॉर्ड होगा, यह था। अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया जाएगा और समझाया जाएगा, ये लिखा था, ठीक है। ऐसी अभियुक्त की परीक्षा होगी। ऐसी बहुत सी चीजें थी जिनमें अभियुक्त की जरूरत थी। तो निगम की ओर से कौन हाजिर होगा? ये, ठीक है, निगम तो आर्टिफिशियल पर्सन है। तो इसलिए निगम के संबंध में प्रक्रिया
अलग से देनी ही होगी, इसके सिवा कोई चारा बचता नहीं। ठीक है, दैट इज वाई द लेजिस्लेचर हैज इनेक्टेड सच ए प्रोविजन लाइक सेक्शन 305 और ठीक है 342 कहता है प्रक्रिया जब निगम रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी ये अभियुक्त है, इसका मतलब ये हुआ ये इफ द अक्यूज इज नॉट ए आर्टिफिशियल पर्सन देन द प्रोसीजर विच इज लेड डाउन बाय द लेजिस्लेचर अंडर सेक्शन 305 और सेक्शन 342 will not be applicable because in the marginal note it has been write down by the legislature that when the nigam or registered society, corporation or registered society is a accused, जब वो अभियुक्त है तभी ये प्रक्रिया फॉलो की जाएगी, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज प्रक्रिया क्या रहेगी, वो सामान्य दी गई कि अभियुक्त मतलब अभियुक्त, अभियुक्त की ओर से कोई नहीं, अभियुक्त की ओर से सिर्फ उसका वकील बस, अभियुक्त की ओर से अभियुक्त द्वारा अधिकृत व्यक्ति कोई नहीं, वकील अभियुक्त द्वारा अधिकृत नहीं, लेजिस्लेचर द्वारा अधिकृत है। एडवोकेट एक्ट 1961 है, कितना है 1961, उसके प्रावधानों के मुताबिक वो अधिकृत है, अभियुक्त के द्वारा अधिकृत नहीं है। अभियुक्त किसी को प्राधिकार नहीं दे सकता अपने बिहाफ पर बोलने का, ठीक है ना, ये लेजिस्लेचर नहीं दिया है कि अधिवक्ता बोल सकता है उसके बिहाफ पर। तो यह प्रक्रिया केवल तब जब निगम या रजिस्टर्ड सोसाइटी अभियुक्त है। क्या कहता है इस धारा में, निगम से कोई निगमित कंपनी या अन्य निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी भी है, इंक्लूसिव नेचर यही रखा है। ठीक है, उसने बताया कि निगम और रजिस्टर्ड सोसाइटी से क्या अभिप्रेत है। ठीक है, कंपनी या अन्य निगमित निकाय यह अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत यह भी आती है रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी, सिर्फ यही आती है, ये नहीं देखेंगे सेक्शन 10 में एसोसिएशन ऑफ पर्सन और सारी चीजें हैं, वो भी हो सकती। ठीक है, सब सेक्शन 2 कहता है जहां कोई निगम किसी जांच या विचारण में अभियुक्त व्यक्ति या अभियुक्त व्यक्तियों में से एक है, वहां ऐसी जांच या विचारण के प्रयोजनार्थ वो एक प्रतिनिधि नियुक्त कर सकता है और ऐसी नियुक्ति निगम की मुद्रा के अधीन करना आवश्यक नहीं होगा, यह लिखा है। और आवश्यक नहीं होगा क्योंकि ये एक्सेप्शनल है, इसलिए इसको याद रखना चाहिए, नहीं मालूम पड़ा यही पूछा जाएगा और यही गलत होगा। ठीक है, अगर कई अभियुक्तों में से एक निगम है या निगम या रजिस्टर्ड सोसाइटी यही अभियुक्त है तो वो अपनी तरफ से काम करने के लिए प्रतिनिधि नियुक्त कर सकेगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर निगम या रजिस्टर्ड सोसाइटी को छोड़कर कोई अभियुक्त है तो कोई अपनी ओर से काम करने के लिए ट्रायल में, ठीक है, प्रतिनिधि नियुक्त नहीं कर सकेगा। ये इंप्लाइडली यहां लिखा है, ये माना जाएगा क्योंकि उसने पहले ही कह दिया प्रक्रिया जब निगम या रजिस्टर्ड सोसाइटी अभियुक्त है, उसने पहली लाइन ही वही बोली और जो पहली लाइन वही बोली तो उसी के आलोक में सारा सेक्शन देखा जाएगा। ठीक है, फिर कहता है जहां निगम का कोई प्रतिनिधि हाजिर होता है, प्रतिनिधि नियुक्त करने की प्रक्रिया क्या होगी, प्रतिनिधि नियुक्त करने की प्रक्रिया होगी निगम की मुद्रा के अधीन उसकी नियुक्ति करना आवश्यक नहीं होगा, लेकिन उसकी नियुक्ति निगम ने की है इसका कोई प्रमाण तो होना ही चाहिए। ठीक है ना, तो लिखित तो कम से कम होना ही चाहिए, हां मुद्रांकित हो यह आवश्यक नहीं बताया। लेकिन अपॉइंटमेंट लेटर एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट कॉर्पोरेशन और रजिस्टर्ड सोसाइटी ये नहीं होगा, ये नहीं, क्योंकि हाउ इन व्हाट मैनर द कोर्ट विल नो that the person who is appearing before him on the behalf of corporation or registered society, that person is a legally authorized person of that corporation or registered society। ठीक है, ये कैसे जाना जाएगा, तो होना तो चाहिए, हाँ मुद्रांकित होना जरूरी नहीं है। कहता है जहां निगम का कोई प्रतिनिधि हाजिर होता है वहां इस संहिता की इस अपेक्षा का कि कोई बात अभियुक्त की हाजिरी
में की जाएगी, या अभियुक्त को पढ़कर सुनाई जाएगी, या बताई जाएगी, या समझाई जाएगी, इस अपेक्षा के रूप में अर्थ लगाया जाएगा कि वह बात प्रतिनिधि की हाजिरी में की जाएगी, प्रतिनिधि को पढ़कर सुनाई जाएगी, या बताई जाएगी, या समझाई जाएगी, और ऐसी किसी अपेक्षा का कि अभियुक्त की परीक्षा की जाएगी, इस अपेक्षा के रूप में अर्थ लगाया जाएगा कि प्रतिनिधि की परीक्षा की जाएगी। मीनिंग देयर बाय द रिप्रेजेंटेटिव विल रिप्लेस, ठीक है, द अक्यूज पर्सन, उसकी जगह वो ऐसे आ जाएगा मानो वही अक्यूज है, दंड के प्रयोजनों को छोड़कर, ठीक है, विचारण के प्रयोजनों से वो अभियुक्त को प्रतिस्थापित कर देगा, सिर्फ विचारण के प्रयोजनों से, विचारण से अन्यथा नहीं, ठीक है, विचारण के प्रयोजनों के लिए भी अभियुक्त को प्रतिस्थापित कर देगा। किस उपबंध के प्रभाव से? 342 सबसेक्शन 3 के प्रभाव से, ठीक है। कहता जहां निगम का कोई प्रतिनिधि हाजिर नहीं होता है वहां कोई ऐसी अपेक्षा जो उपधारा 3 में निर्दिष्ट है लागू नहीं होगी, ठीक है। तो जब हाजिरी नहीं हो रहे तो तुम्हारे खिलाफ आदेशिकाएं जारी होंगी, 82, 83 आदि आदि, ठीक है ना, वो सारी जारी होंगी। फिर ये क्यों समझ लिया जाए कि आप हाजिर हो रहे हैं, ठीक है। तो कहता जहां निगम के प्रबंध निदेशक द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, चाहे वह जिस नाम से पुकारा जाता हो, जो निगम के कार्यकलाप का प्रबंध करता है, यह प्रबंध करने वाले व्यक्तियों में से एक है, हस्ताक्षर किया गया तात्पर्य इस भाव का लिखित कथन फाइल किया जाता है कि कथन में नामित व्यक्ति को इस धारा के प्रयोजनों के लिए निगम के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है, वहां न्यायालय जब तक इसके प्रतिकूल साबित न किया जाए यह उद्धारणा करेगा कि ऐसा व्यक्ति इस प्रकार नियुक्त किया गया है। सामान्यतः जो निगम के कामकाज के प्रबंधक, उन्हें मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रबंध निदेशक इसी नाम से जाना जाता है, लेकिन कोई कानून तो है नहीं कि निगम का जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा उसे प्रबंध निदेशक के नाम से ही जाना जाएगा। आप बेवकूफ के नाम से जानने लगो तो कानून को कोई दिक्कत थोड़ी है। इसलिए सबसेक्शन 5 बनाया कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो निगम के कामकाज के लिए जिम्मेदार है तो वो प्रबंध निदेशक के नाम से जाना जाता है या किसी अन्य नाम से जाना जाता है, इससे कोई मतलब नहीं, वो किसी नाम से जाना जाता हो, ठीक है। सिर्फ देखा यह जाएगा कि निगम के कामकाज का प्रबंध करता है क्या, यदि हां तो वो प्रबंधक है, उसे प्रबंधक कहते हैं नहीं कहते इससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। समस्त ऐश्वर्य जिसका वो ईश्वर है, उसे ईश्वर कहो या न कहो, जिसे बुलाया जाएगा वो गॉड है, ठीक है ना, आप गॉड कहो या न कहो, जो भाग्यवान है वो भगवान है, ठीक है, समस्त सौभाग्य जिसका है, ठीक है, वो भगवान है, उसे आप भगवान कहो या न कहो, ठीक है, क्योंकि विश्लेषण वस्तुगत होगा, वस्तुनिष्ठ होगा। वस्तुनिष्ठ का मतलब क्या है कि स्वयं वस्तु का जो गुण है और स्वयं वस्तु का जो अवगुण है उसका अध्ययन करना, ठीक है। मार्कंडेय काटजू हमारे आइडियल पर्सन में तो नहीं, हमें तो वो आदमी गधा और अहमक लगता है, ठीक है, पूर्ण न्याय, लेकिन हर अहमक आदमी भी कुछ तो बातें अच्छी कहता ही है, ठीक है। उसने कहा कि गांधी को राष्ट्रपिता कहने से पहले गांधी के चरित्र का, ठीक है, वस्तुनिष्ठ विश्लेषण होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से विश्लेषण होना चाहिए। और जब ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम विश्लेषण करते हैं, मेरे शब्द नहीं है ये, ठीक है, तो मार्कंडेय काटजू कहते हैं कि हम गांधी को अंग्रेजों का एजेंट पाते हैं, क्योंकि जो अंग्रेज चाहते थे उनकी पॉलिसीज ने वही कर दिया देश में। अंग्रेज चाहते थे ये देश दो टुकड़ों में टूटा, ठीक है ना, अंग्रेज चाहते थे इस देश में फ्रैक्शन हुए, ठीक है, और वो गांधी के कारण हुए, ठीक है। इसलिए ये कैसे माने कि वो
अंग्रेजों के एजेंट नहीं थे। मैं नहीं कह रहा, ये आपका मार्कंडे काटजू कहते हैं। हमने संदर्भवश उदाहरण दिया, ठीक है, कि आप वस्तुगत विश्लेषण करें। मेरा तात्पर्य यहां पर इस उदाहरण से सिर्फ इतना ही है कि आप चीजों का वस्तुगत विश्लेषण करें। वे किस नाम से पुकारी जा रही है इससे तो मतलब ही नहीं है, ठीक है। वो जो हैं उसके आधार पर उनका नामकरण होना चाहिए, लेकिन अगर वो जो हैं उस आधार पर उनका नामकरण नहीं हुआ, ठीक है, तो नामकरण गलत है, ठीक है ना। चीज इनफैक्ट वही है, ठीक है, जो समझी गई है। नामकरण ये गलत हुआ तो नाम बदलना चाहिए, ठीक है ना। न कि नाम के अनुरूप चीज में गुण है हम ये उपधारित कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो प्रबंध करने वाला ये प्रबंधक हुआ, उसे प्रबंध निदेशक कह रहे हैं, नहीं कह रहे, इससे क्या मतलब। तो वो व्यक्ति जो प्रबंध निदेशक है किसका, निगम का, अगर उसका इस भाव का लिखित कथन प्रस्तुत किया जाता है कि अमुक व्यक्ति निगम का प्रतिनिधित्व न्यायालय की कार्यवाहियों में करेगा, तो जब तक प्रतिकूल साबित न किया जाए, यानी जब तक ये साबित न कर दिया जाए कि ये लेटर फर्जी है, निगम के प्रबंध निदेशक ने नहीं लिखा था, ठीक है, या फिर उन्होंने लिखा था लेकिन किसी और के लिए, इस आदमी को नहीं लिखा था, तो जब तक ये साबित न कर दिया जाए तब तक न्यायालय यह उपधारित करेगा कि ये लेटर ठीक और ये व्यक्ति निगम का प्रतिनिधि है, और जो सबसेक्शन 3 की अपेक्षाएं हैं वो सब उस व्यक्ति के द्वारा पूरी की जा सकेंगी, ठीक है। इसके आगे बात करता है, यदि प्रश्न उठता है कि न्यायालय के समक्ष किसी जांच या विचारण में निगम के प्रतिनिधि के रूप में हाजिर होने वाला कोई व्यक्ति ऐसा प्रतिनिधि है या नहीं, तो उस प्रश्न का अवधारण न्यायालय द्वारा किया जाएगा। कौन सा न्यायालय, जिसके समक्ष ये प्रश्न उठ रहा है, वो ही अवधारित करेगा। किस प्रकार अवधारित किया जाएगा ये नहीं लिखा है। इसका मतलब अवधारण के प्रयोजनों से न्यायालय जो प्रक्रिया अपनाना चाहे वो अपना सकेगा, क्योंकि यहां कुछ भी नहीं बताया कि अवधारण के लिए वो किस प्रक्रिया को अपनाएगा। तो ये स्थिति आपकी आई कब, जब निगम अभियुक्त है, ये रजिस्टर्ड सोसाइटी अभियुक्त है, और इनके बारे में आप वही हमने पहले भी कहा कि जो हो सकता है सिर्फ उतना ही करने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि जो हो ही नहीं सकता उसे करने का प्रयास करना बेवकूफी होती है, मूर्खता होती है। तो चूंकि निगम को हम कारावास का दंड नहीं दे सकते, इसलिए निगम के विरुद्ध ऐसे अपराधों में कार्यवाहियां नहीं की जाएंगी जिनमें कारावास का दंड दिया जा सकता हो, ठीक है। इस पर हम कंफर्म नहीं है, लेकिन इतना कंफर्म है कि निगम को कारावास का दंड नहीं दिया जाएगा, इतना हम कंफर्म, ठीक है। लेकिन जहां तक हमें लगता है उन अपराधों में जिनमें कारावास दंडाधिष्ट किया जा सकता है उसमें शायद निगम के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, स्थिति यही है, लेकिन हम कंफर्म नहीं है। हाँ, इतना जरूर कंफर्म है कि उन्हें कारावास का दंड नहीं दिया जाएगा, क्योंकि कारावास का दंड उन्हें दिया ही नहीं जा सकता। लेकिन कारावास का दंड हम नहीं दे सकते, इसलिए किसी भी अपराध के लिए उन्हें अभियोजित नहीं करेंगे, ये बेवकूफी की बात है। ऐसे अपराधों के लिए जिनमें जुर्माना प्रोवाइड है उनमें उन्हें अभियोजित किया जाएगा, ठीक है। और ये प्रश्न खुला है, जरा देख लेंगे, कहीं फिर बात करेंगे कि जिनमें कारावास और जुर्माना दोनों प्रोवाइड है, क्या उनमें कारावास को छोड़कर जुर्माने का दंड उन पर लगाया जा सकता है या नहीं। ये थोड़ा खोज का विषय, इस समय हम कंफर्म नहीं है, इसलिए बोलना ठीक नहीं है, और सही स्थिति बोल देने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। ये आपका निगम के संबंध में। अब मामला आता है सह अपराधी को क्षमा दान, ठीक है। सह अपराधी ये शब्द आया है, और अपराधी व्यक्ति तब होगा जब वो दोष सिद्ध हो गया। कहता सह अपराधी को क्षमा दान, ठीक है। इसका मतलब ही ये निकला कि ये सेक्शन
व्यक्ति को दोष सिद्ध करने के बाद क्षमादान देकर लागू किया जा रहा है। ठीक है, क्षमा, दोष सिद्ध किया जा रहा है, क्षमादान दिया जा रहा है और फिर लागू हो रहा है। ठीक है, और सेक्शन की भाषा करें किसी ऐसे अपराध से आगे, अभी हमने मतलब बाकी चीजों पर ध्यान नहीं दे रहा है, हम जहां पर दिलवाना चाहते हैं ध्यान, अभी हम वही सिर्फ दिलवाना चाहते हैं। कहता है किसी ऐसे अपराध से जिससे यह धारा लागू होती है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संबद्ध या संसर्गित समझे जाने वाले किसी व्यक्ति का साक्ष्य भी प्राप्त करने की दृष्टि से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अपराध के अन्वेषण या जांच या विचारण के किसी प्रक्रम में, और अपराध की जांच या विचारण करने वाला प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट जांच या विचारण के किसी प्रक्रम में, यानी विचारण अभी पूरा नहीं हुआ। ठीक है, इसका मतलब क्षमादान उसे कब मिलना है, जब विचारण पूरा नहीं हुआ। और जब विचारण पूरा हो जाएगा तो पूर्णता के बिंदु पर ही दोष सिद्धि या दोष मुक्ति का निर्णय यह होगा, और विचारण तो अभी हुआ ही नहीं। क्षमादान इसी स्टेज पर होगा। इसका मतलब यह हुआ कि वही जो हम 300 में बात कर रहे थे कि 300 में दोष मुक्ति का क्या अर्थ हो सकता है, तो हमने कहा था कि दोष मुक्ति व्यक्ति की कन्वेंशनल सेंस यानी पूर्ण विचारणा करने के बाद दोष मुक्ति करने से अन्यथा भी संभव है। ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति को पारंपरिक तौर पर विचारित न भी किया जाए पूर्ण रूपेण, किंतु उसे दोष सिद्ध नहीं, किंतु उसे दोषमुक्त कर दिया जाए, क्योंकि दोष सिद्धि अलग बात है। हम लोगों ने अपकृत्य में पढ़ा था, क्या आ रहा था, एक आता था दंडात्मक क्षतिपूर्ति, एग्जम्पलरी डैमेजेस। ठीक है, तो अपकृत्य में उन्होंने मना किया था कि एग्जम्पलरी डैमेजेस ये एक्सेप्शन है, सामान्य तौर पर दंडात्मक क्षतिपूर्ति नहीं लगानी चाहिए, नियम यह है। ठीक है, और इसीलिए कानून के लोगों की सोच आम आदमी से बिल्कुल अलग होती है। आम आदमी तो मूर्ख होता है। जैसे आजकल हल्ला हो रहा है कि वो सब जस्टिस वर्मा को, ठीक है, पैसे पालिए तो अब दिक्कत ही क्या है। ठीक है, तो जस्टिस वर्मा, ठीक है, कि यहां पैसे पालिए, तो पहले तो उनके घर में पैसे नहीं पाए, अब हम जस्टिस वर्मा की ओर से बोल रहे हैं। ठीक है ना, अव्वल तो उनके घर से पैसे नहीं पाए, फिर आदमी का स्पष्टीकरण तो आने दीजिए, इतनी जल्दी क्या है सारी चीजों की। न जस्टिस वर्मा कहीं जा रहे, न सिस्टम कहीं जा रहा। ठीक है, आने दीजिए चीजों को। और फिर दूसरी चीज कि आपके धैर्य की परीक्षा, ये तो आपत्तिकाल में ही होती है। ठीक है, सवाल यह है कि वैसे आप बहुत क्षमाशील हैं, ठीक है, क्यों हमने आपके बर्तन तोड़े, आपने हमें क्षमा किया, हमने आपके घर में आग लगाई, आपने हमें क्षमा किया, लेकिन हमने आपके 2 चांटे मारे, अब आप हमें क्षमा करो। ठीक है, तो आप क्षमाशील हो, क्योंकि वस्तुगत नुकसान करने वालों को क्षमा कर देना ये आसान है। स्वयं अपना अपमान ये जब व्यक्ति से सहन हो जाए तब वो क्षमाशील हुआ। ठीक है ना, जिन्हें हमने क्षमाशील कहा है उन्हें क्षमाशील इसीलिए कहा क्योंकि वे अपने अपमान पर भी क्रोधित नहीं हुए। ठीक है, और वास्तव में वही व्यक्ति महान हो सकता है जो स्वयं अपने अपमान पर क्रोधित न हो। ठीक है, तो आपके धैर्य की परीक्षा ये तो तभी होती जब स्थिति आपके खिलाफ हो। ठीक है, तब आप कितना नियम का पालन करते हैं। हम जब पहले पढ़ाते थे तो हम यही कहते थे कि जब घना कोहरा हो रहा है, कटकट दांत बज रहे हैं ठंड के, ये पानी गिर रहा है, नियमबद्धता की परीक्षा तो उसी दिन होनी है।
ठीक है, मानिए आपने नियम बनाया कि हम रोज मंदिर जाएंगे, अब नियमबद्धता की परीक्षा तो आज ही होनी है। जब स्थितियां अनुकूल हैं, सब कुछ ठीक है, तब आप मंदिर गए तो आपने कौन से नियम का पालन किया? तो कोई भी कर देगा। आपकी नियमबद्धता की परीक्षा तो उस दिन है जब सब स्थिति प्रतिकूल है, और फिर भी आप कहें कि नहीं, ठीक है, जो नियम हमारा है वही रहेगा। राम अपने लिए नियमों में बदलाव नहीं करते हैं, ठीक है ना, इसलिए वे मर्यादा पुरुषोत्तम है। ठीक है, तो सवाल यह है कि उनके घर में पैसे मिल गए तो हम कॉन्स्टिट्यूशन उठा के अब कोने में रख दें? अब कॉन्स्टिट्यूशन की व्यवस्थाएं हम उठाएं और खूंटी पे टांग दें? कोई आमिर अजमल कसाब आएगा और हमला करेगा मुंबई में, अब हम कॉन्स्टिट्यूशन की व्यवस्थाएं उठाएं और खूंटी पे टांग दें? फिर कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब रहा? जब हम पर हमला हो तब भी हम अपनी व्यवस्था का सम्मान करेंगे, तभी तो ठीक बात है। तो इसलिए जस्टिस वर्मा के खिलाफ ऐसे कुछ नहीं किया जा सकता। ठीक है, जो प्रोसीजर है अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, तो सवाल यह है कि जो परंपरागत ढंग से, पारंपरिक तौर पर दोष मुक्ति समझी गई है, ठीक है, वो तो विचारण के उपरांत होगी, और यहां विचारण के प्रारंभ में ही वो क्या कहता है? ठीक है, हाँ, हम दंडात्मक क्षतिपूर्ति की बात कर रहे थे। ठीक है, तो कोर्ट कहता है कि दंडात्मक क्षतिपूर्ति नहीं लगाएंगे आप। इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि दंड जब आप किसी को देते हैं तो विचारण ये होना चाहिए, और युक्त युक्त संदेहों के परे जब उसका दोष साबित होता है तब आप उसे दंड देंगे। ये दांडिक विधि की विशेषता है, और दांडिक विचारणों के संबंध में साक्ष्य का सिद्धांत भी यही है, युक्त युक्त संदेहों के परे। और इस युक्त युक्त संदेहों के परे वाक्यांश को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में जिन शब्दों में अभिव्यक्त किया गया है वो क्या, कि जबकि एक युक्त संगत मनुष्य को यह लगने लगे कि विवादित तथ्यों का अस्तित्व है, और किसी भी तथ्य का अस्तित्व है, यह आपको कब लगता है? जब उस तथ्य के होने में आपको कोई संदेह बाकी नहीं रहता, अन्यथा आपका शब्द प्रयोग संबंधित स्थिति के लिए यह होता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा है। तो वाक्यांश अपने में दांडिक अभियोजन में, ठीक है, दायित्व अधिरोपित करने की परिस्थिति को स्पष्ट कर देता है, और उनका अकृत्य विधि, इसके अंतर्गत जो अभियोजन चलेगा उसमें दीवानी दायित्व के सिद्धांत लागू होंगे, क्योंकि अकृत्य एक दीवानी दायित्व है, और उसमें मात्र दोषी होने की प्रतीति होने लगे। युक्त युक्त संदेहों के परे नहीं, सिर्फ दोषी होने की प्रतीति होने लगे तो दायित्व अधिरोपित हो जाएगा। और आप ऐसे में अगर दंड, यह दांडिक क्षतिपूर्ति को अधिरोपित कर रहे हो तो यह ठीक नहीं है। इसलिए दोष मुक्ति तो बिना पारंपरिक विचारण के भी की जा सकती है, लेकिन दोष सिद्धि यह पारंपरिक विचारण के बिना कभी नहीं होगी। ठीक है ना, दोष सिद्धि अगर करनी है तो पारंपरिक विचारण चाहिए, तभी हो सकती है, और अगर दोष मुक्ति करनी है तो पारंपरिक विचारण से अन्यथा भी हो जाएगी। जैसे हमने देखा अपराधों का शमन अभी आएगा, कंपाउंड कर सकते हैं आप, समझौता कर सकते हैं उन अपराधों की दशा में जो लिस्ट में दिए गए। और एक स्थिति यह भी आ रही कि क्षमादान आपको कब मिलेगा? विचारण में, अन्वेषण में, जांच के स्तर पर। विचारण समाप्त होने के बाद क्षमादान की बात यहां नहीं है, 307 में है, ठीक है, 307 में भी नहीं है, वहां भी विचारण के दौरान है। 307 यानी इसके अगला से ये 343 होगा मेरे ख्याल से, हाँ 344 BNSS। तो क्षमादान की बात वहां भी ड्यूरिंग ट्रायल है, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ट्रायल नहीं है। तो क्षमादान ये पारंपरिक तौर पर विचारण समाप्त होने से पूर्व भी दिया जा सकेगा, और पारंपरिक तौर पर विचारण पूर्व होने से पहले जब क्षमादान आप देंगे तो क्षमादान
आप देते किसको? तो लोक जीवन में भी, साधारण जीवन में भी क्षमा तभी किया जाता है जब दोष सिद्ध हो। ठीक है, आपको सिद्ध शब्द इसका अर्थ मालूम होना चाहिए। ठीक है, कहते मनुष्य सिद्ध हो गया। ठीक है ना, कहते ना कि अपने गांव के तो, ठीक है, अपने गांव में तो जोगी जोगना कहलाता है, दूसरे गांव में सिद्ध कहलाता है। तो मनुष्य सिद्ध हो गया। ये मनुष्य सिद्ध कब होता है? ठीक है, तो सिद्ध का अर्थ होता है जो होना था सो हो गया। इसका मतलब सिर्फ इतना ही होता है। आप कहते हैं कि इक्वेशन प्रूव हो गई। इक्वेशन प्रूव कब होती है? जब LHS इज इक्वल टू RHS आ गया, बैलेंस आ गया, जो होना था हो गया। ठीक है, नाउ इट कैन बी सेड दैट इट इज प्रूव्ड। ठीक है, जो कहते थे क्या सिद्ध करना चाहते हो? ठीक है, क्या सिद्ध करना चाहते हो मीनिंग देयर बाय क्या कहना चाहते, क्या है? ठीक है, जो कुछ आप सिद्ध करना चाहते हो, इनफैक्ट आप उसके अस्तित्व के बारे में एक कथन करना चाहते हो कि वो अमुक चीज, अमुक विचार, अमुक व्यक्ति अस्तित्व में है, इसी को तो सिद्धि कहते हैं। ठीक है ना, तो दोष सिद्ध ये व्यक्ति कब होगा? ठीक है, जब, क्योंकि दोषी हम विचारण इसीलिए कर रहे थे ना उसका, कि हम ये तय कर पाए कि उसका दोष है या नहीं। और जो हमने तय कर दिया दो, यानी जो होना था हो गया, तो हमने उसे दोष सिद्ध कर दिया। ठीक है, तो सिद्ध का अर्थ है जो होना है यदि वो हो गया तो ठीक है सिद्ध हो गया। मनुष्य जैसा होना चाहिए, ठीक है, यदि उसने वो सब कुछ प्राप्त कर लिया तो मनुष्य क्या हो गया? सिद्ध हो गया। ठीक है, अब मनुष्य, उसने अपनी मनुष्यता को सिद्ध कर दिया है, इसलिए वो मनुष्य अब सिद्ध कहलाएगा। ठीक है, तो आपका दोष सिद्ध ये व्यक्ति कब होगा? सॉरी, क्षमादान व्यक्ति को कब मिलेगा? जब पहले दोष सिद्ध तो हो। जब तक दोष सिद्धि नहीं है तब तक क्षमादान का है बात। तो अगर 343 में न्यायालय को क्षमादान की शक्ति दी गई, इसका मतलब है कि 343 में इस शक्ति का प्रयोग करने से पूर्व ही न्यायालय उसे दोष सिद्ध कर रहा है, तभी तो क्षमादान कर रहा है। यद्यपि लिखा नहीं है कि न्यायालय पहले दोष सिद्ध करेगा फिर क्षमादान करेगा, लिखा नहीं है। लेकिन अगर हमने कहा तुम आदमी हो तो इसका अर्थ है हमने ये भी कहा कि तुम जानवर नहीं हो। ठीक है ना भाई, सेंटेंस में सेंटेंस छिपा है। ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि हम एक सेंटेंस बोल रहे हैं वो सिर्फ वही सेंटेंस बोल रहे हैं, हम उसमें बहुत सारी चीजें भी बोल रहे हैं। इसका मतलब ये भी निकला। और जब हम लोगों ने 162 पढ़ी थी तो क्रॉस एग्जामिनेशन में हमने ये बात कही थी। ठीक है, 162 कह रहे हैं, हाँ साक्षी का उपयोग 161 के कथनों का, जो तो 162 CRPC में ही बताया। और हमने कहा था कि जब अभियोजन साक्षी के तौर पर वो व्यक्ति आ गया है न्यायालय में जिसके कथन अन्वेषण के दौरान विवेचना अधिकारी ने अभिलिखित किए थे, तो उसके पूर्व लिखित कथनों के आधार पर इसके वर्तमान कथनों का खंडन हो सकेगा। तो हमने कहा था कि इसने जो कहा वहां उसके आधार पर इसके वर्तमान कथनों का खंडन तो हो ही सकेगा, साथ ही इसने अपने कथनों में जो कुछ कहा उसमें जो कुछ शामिल माना गया उसके आधार पर भी इसके कथनों का, इसके वर्तमान कथनों का जो ये साक्षी के तौर पर कर रहा है खंडन हो सकेगा। ठीक है, तो अगर यहां लिखा है कि न्यायालय क्षमादान देगा तो उसका मतलब यह हुआ यहां यह भी लिखा है कि न्यायालय दोष सिद्ध कर देगा इसी स्तर पर और तभी तो क्षमादान देगा, नहीं तो क्षमादान किसे देगा? ठीक है, क्षमादान के लिए पहले जरूरत है दोष सिद्धि की, और यह दोष सिद्धि विचारण पूर्ण होने से पूर्व ही हो रही है, क्योंकि क्षमादान विचारण पूरा होने से पहले यह दिया जा रहा है। ठीक है ना,
विचारण पूरा होने से पहले क्षमादान दिया जा रहा है, तो यही माना जाएगा कि विचारण पूरा होने से पहले दोष सिद्धि की जा रही है। और चूंकि दोष सिद्धि विचारण पूरा होने से पहले ही हो रही है, यहां इंप्लाइड है ये, इसलिए इस सेक्शन में अभियुक्त का स्टेटस बदल गया और उसने कहा अपराधी, ठीक है, इसलिए अपराधी शब्द का प्रयोग किया। जब तक अपराधी शब्द का प्रयोग हो ही नहीं सकता, जब पूरी बीएनएसएस में, पूरी सीआरपीसी में हर जगह अभियुक्त कहा, यही कह दिया अपराधी। अपराधी की अंग्रेजी क्या होती है? अकम्प्लिस, ठीक है। ऐसा थोड़ी ना ये भूल गए, गलती हो गई, यही सिर्फ अपराधी का, बाकी कहीं नहीं कहा। और चूंकि ये अन्य लोगों के साथ प्रत्यक्षता या अप्रत्यक्षता संसर्गी रहा है, यह संबद्ध रहा है स्वयं अपराध में, इसलिए इसका स्टेटस अभियुक्त का था, जो क्षमादान देते ही अपराधी का हो गया। और जब क्षमा ही आपने कर दिया किसी को किसी काम के लिए, तो फिर उससे कोई बुराई ये नहीं रह जाती। इसलिए क्षमादान का प्रभाव हमेशा क्या होता है? दोष मुक्ति। क्षमादान का प्रभाव हमेशा दोष मुक्ति है, क्योंकि क्षमा अगर कर दिया तो फिर उसके प्रति कोई दोष, कोई रोष ये मन में बचता ही नहीं, ठीक है। इसलिए क्षमादान का प्रभाव हमेशा दोष मुक्ति होगा। और यहां क्षमादान, ठीक है, किसको दिया? अभियुक्त को, इसलिए सह अपराधी वो हो गया, ठीक है ना। तो कहता सह अपराधी को क्षमादान। अब सह अपराधी को क्षमादान, तो क्षमादान दिया इसलिए सह अभियुक्त अपराधी हो गया। लेकिन आप अभियुक्त को क्षमादान देकर सह अपराधी जिस प्रक्रिया से बनाएंगे, ठीक है ना, क्षमादान किस प्रक्रिया से देंगे आप? क्षमादान आप देंगे एक बात हुई, लेकिन क्षमादान देने में किस प्रक्रिया का उपयोग आप करेंगे ये दूसरी बात हुई, ठीक है ना। ये नहीं कहेंगे आप जाओ क्षमा कर दिया, जाओ मौज करो, ये नहीं है, ठीक है ना। क्षमादान क्यों और कैसे, ये दो सवाल। क्यों क्षमादान? इन्होंने भी तो अपराध किया, बाकी ने भी किया, तो वाई, ठीक है ना, एंड हाउ। क्षमादान क्यों और क्षमादान कैसे, ये दो सवाल बचते हैं। और इन्हीं दो सवालों पर 306 और 307 बनी हुई। जो 306 और 307 है, इनकी बात कल करेंगे, देखेंगे।